के परिप्रेक्ष्य में अगर भारतीय राजनीति की बात की जाए तो मोदी जी छाए हुए हैं, चाहे वो अपने वाक चातुर्य की वजह से छाए हुए हैं, चाहे वो और कोई भी कारण हो, चाहे वो एक ऑपोजिशन का ना होना हो, राहुल गांधी कहीं ना कहीं विफल होते जा रहे हैं। तो ये इन सभी चीजों को देखते हुए वहां की जनता को अभी जो मुझे लगता है कि बीजेपी से ही आस नजर आ रही है, क्योंकि अगर हेमंत सोरेन की बात की जाए तो वो युवा जो है मुख्यमंत्री थे पिछली बारी, और उनसे जो उम्मीदें की जाती थी वो शायद उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं। और वही ढाक के तीन पात वाली कहानी झारखंड में फिर से है कि लोग विकास की बाह जोड़ रहे हैं। और मतलब इस बार ऐसा हो सकता है कि झारखंड की जनता अपने लिए जो है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट खुद ही तय करे कि हाँ इस बार हम जो मैंडेट देंगे वो स्टेबल होगा, क्योंकि झारखंड को राजनीति की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। देखिए वहां जो विधानसभा की स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है, और विधानसभा की स्ट्रेंथ में मान लीजिए अगर सर्वेस की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 48 और 55 के बीच में दिखाई दे रही है। और अगर वो मान लीजिए अगर ये सर्वे रिजल्ट में बदलते हैं तो बहुत आसानी से सरकार बनाएगी, और फर्स्ट टाइम जो है झारखंड की जनता को एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी अगर ये आंकड़े सही होते हैं। तो कुछ खास बातें जो है ना नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी जनसभाओं में मेंशन की। एक तो वो बड़े दो टूक तरीके से निशाना साधते नजर आए बाकी लोगों पर। उन्होंने एक बात की कि झारखंड की जो खनिज संपदा है, जो प्राकृतिक तौर पर जिस तरह से आप कह सकते हैं बहुत ही अमीर राज्य है प्राकृतिक तौर पर झारखंड, उसको कैसे लोगों ने बर्बाद किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने ये कहा कि आते ही हमने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला ये लिया कि यहाँ के जो माइंस हैं, यहाँ की जो खनिज संपदाएं हैं, उनसे निकलने वाली जो चीजें हैं उसका पैसा जो है उसमें राज्य सरकार को भी एक बड़ा हिस्सा मिलेगा रॉयल्टी के तौर पर। ये एक बहुत बड़ा फैसला किया। राहुल, इस फैसले का कितना फर्क पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल देखिए फैसलों का फ़र्क तो पड़ता ही है, क्योंकि इससे पहले भी देखे कि और अगर झारखंड में सबसे ज़्यादा अच्छा कार्यकाल कोई माना जाता है तो जब अर्जुन मुंडा ने 2 साल तक जो सरकार चलाई थी उसी को मानते हैं। तो इस वक्त जो है बीजेपी के फेवर में मैंडेट जा रहा है। और दूसरी बात, अगर कुछ महीने पहले की अगर आप बात करें तो आपने देखा होगा भाजपा के वरिष्ठ नेता जसवंत सिन्हा जो है बिजली बिल के लिए आंदोलन करते हुए जेल गए थे और कई दिनों तक जेल रहे थे। उन्होंने जमानत लेने तक से मना कर दी थी। बाद में लालकृष्ण आडवाणी को उनको मनाने के लिए जाना पड़ गया। तो इस वक्त ये जमीनी नेता है, जनता के हक के लिए ये लगातार लड़ते आए हैं। तो क्यों इस वक्त जो है, क्योंकि ये लड़ाई जो है चुनाव होने की जैसे ही भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी थी उस वक्त से इन्होंने शुरू कर दिया था। और उन्होंने उस वक्त अल्पावधि चुनाव वगैरह की कोई बात नहीं की, वो लग गए एक मैदान तैयार करने में। और इस वक्त जो ग्राउंड तैयार हुआ है उस पर भारतीय जनता पार्टी की रेल जो है धड़ल्ले से दौड़ सकती है। और इस वक्त ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे शुरुआती 9 बजे तक ही अगर 12-12.5% मतदान हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस बेल्टों में मतदान हो रहे हैं वहाँ पे जो है वो नक्सलाइट बेल्ट है। नक्सलियों ने पोस्टर लगा दिए थे कि मतदान का जो है बहिष्कार कीजिए वरना जन अदालत में इसका फैसला हम करेंगे। आपको एक बात और बता दूं गौरव कि इस वक्त जो है एक तरफ जो मतदान हो रहा है दूसरी तरफ पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। मतदान केंद्रों पे जितने मतदाता हैं उससे ज्यादा पुलिस बल तैनात है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती है कि वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो। हालांकि 4 लैंडमाइंस मिले थे लेकिन वो ब्लास्ट नहीं हुआ और अब तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। तो इस वक्त मतदान, मुझे ऐसा लग रहा है कि झारखंड में भी मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि मतदान प्रतिशत बढ़ने के बाद जो रूलिंग पार्टी होती है उन्हें नुकसान होता है, क्योंकि मतदान प्रतिशत जो है सूचकांक है इस बात का कि लोग बदलाव चाहते हैं। लोग बदलाव चाहते हैं। एक बार फिर से कुलदीप जी जरा जम्मू कश्मीर की हम चर्चा कर लेते हैं। वहाँ भी सुबह से कतारें नज़र आ रही हैं। हमने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से लगातार लोग जो हैं वो आ रहे हैं, वोटिंग के लिए अपना रुझान दिखा रहे हैं। युवाओं का जिक्र होता है तो कश्मीर और जम्मू दोनों ही जगह के युवाओं पर ये आरोप लगते रहे हैं कि कई बार वो सॉफ्ट हो जाते हैं ऐसे तत्वों के लिए जो देश विरोधी हैं। ऐसे में क्या बाढ़ के बाद से अब तक जो ग्राउंड नरेंद्र मोदी तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, जो ग्राउंड बीजेपी तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें वो सक्सेसफुल होते नजर आ रहे हैं कि अब वहाँ का युवा ये सोचता है कि मुझे नौकरी चाहिए, अब वहाँ का युवा ये सोचता है कि मुझे रोजगार चाहिए। क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में भी नरेंद्र मोदी ने इन तमाम चीज़ों के साथ साथ ये भी कहा कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत हो या फिर बाकी जो बड़ी योजनाएं हैं उनकी शुरुआत हो, उसमें कश्मीर की एक अहम भूमिका होगी। उन्होंने ये भी कहा कि रोजगार
के लिए यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ाएं, पर्यटन में इस जगह को आगे बढ़ाएं, तो क्या इसके बाद युवा ये खुद को जोड़ पाएगा नरेंद्र मोदी से कि अब विकास का वक्त आ गया है? देखिए, उनके पास कोई चारा नहीं है। वो आज की अगर वहाँ की राजनीति की बात की जाए तो परिवारवाद जम्मू कश्मीर में इस कदर हावी है। देखिए, उमर अब्दुल्ला हैं और महबूबा मुफ्ती हैं, दोनों ही एक डायनेस्टी को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक इस खास किस्म की राजनीति वहां पे हो रही है जो आर्टिकल 370 को लेकर राहुल ने भी बात करी कि उसके फायदे नुकसान दोनों हैं। और आप देखिएगा कि जिसको हम हमारे देश में सरताज कहते हैं या धरती का स्वर्ग हम कश्मीर को कहते हैं, वहां पे टूरिज्म को लेकर इस कदर संभावनाएं हैं, लेकिन जब से मिलिटेंसी स्टार्ट हुई है लोग वहां पे जाना बिल्कुल मैं कहूंगा कि बहुत हद तक कमी आई है। पिछले काफी समय से फिर भी थोड़ा सुधार हुआ है। तो वहां पे जिस तरीके की आज की गतिविधियां चल रही हैं, खासकर मैं बात करूंगा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कश्मीर में होना था वो न के बराबर है। देखिए, वहां पे मुझे लगता है कि एक तो जो बिजली बनाने की संभावना बहुत बढ़िया है अगर उसके ऊपर काम किया जाए, तमाम नदियां भी बहती हैं वहां पर। और जो है अगर बात की जाए टूरिज्म की, जिसे मैंने पहले भी जिक्र किया, दोनों ही चीजों में अपार संभावनाएं हैं। लेकिन हर एक सरकार की वहां पे जैसे 5 साल पीडीपी राज करती है, फिर एनसी आ जाती है, एक ट्रेंड सा बना हुआ है वहां पे जब से चुनाव शुरू हुए हैं। तो जहां युवा की बात करें तो वो खुद को बहुत ठगा सा महसूस करता है। आज ये देश बहुत आगे बढ़ता जा रहा है और उसमें जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं वो उस रेस में नहीं है कहीं भी, क्योंकि देखिए एजुकेशन बहुत खराब हालत में वहां पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सुविधाएं वहां पे लोगों को मिलनी चाहिए वो वहां पे नहीं है, स्कूल्स की अगर बात करें तो वो वहां पे नहीं है। तो ये तमाम सारी चीजें मुझे लगता है कि युवाओं को कहीं कनेक्ट करती हैं, क्योंकि हम ये ना भूलें कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों युवा हैं, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के साथ इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं कि वो वहां जाके लोगों को दिखा रहे हैं। मसलन बाढ़ की बात की जाए तो बाढ़ जैसे ही आई उन्होंने तुरंत आर्मी को वहां पे लगाया और आर्मी ने गालियां खाई, आर्मी ने पत्थर खाए, दोनों चीजें खाने के बाद वहां के लोगों को निकाला। उसके बाद वो अपना जन्मदिन कैंसिल करते हैं, दिवाली वहीं मनाते हैं। देखिए, तो वो अपने आप को वहां जोड़ रहे हैं और ये मैं कहूंगा एक खास किस्म का न सिर्फ जोड़ रहे हैं, ये जोड़ने के साथ साथ ये चीजें वो बताते भी हैं, जताते भी हैं। उन्होंने अपने चुनावी जनसभाओं में ये बातें कही भी कि किसको अच्छा नहीं लगता अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ दिवाली मनाना, फिर भी मैं आपके बीच आया तो इसका मतलब कि मैं जुड़ा हुआ हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो जरा सियासी समर में जो इस वक्त दोनों मुख्यमंत्री हैं दोनों राज्यों को, उनके करियर को भी समझने की कोशिश करेंगे, उनके सियासी हालात भी समझने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं दोनों ही ऐसे परिवार से आते हैं जो परिवार सियासत में रसूख रखता है। छोटा सा ब्रेक।